आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का स्टडी करेंगे, जिसमें चैप्टर 3 देखेंगे जो कि केमिस्ट्री में आता है। ये चैप्टर केमिस्ट्री में आता है धातु और अधातु के बारे में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में और इसके गुण के बारे में। तो हम लोग धातु को और अधातु को कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये धातु अधातु है क्या? तो देखो, धातु और अधातु होता क्या है, जो तत्व होता है। तो तत्व हम लोग पढ़े हैं, बहुत प्रकार का, अलग अलग प्रकार का क्या होता है, तत्व होता है। जो कि अभी तक हम लोग दुनिया में बात करेंगे पूरा वर्ल्ड में, तो अभी तक 127 से लेकर 129 के आसपास में तत्व का खोज हुआ है। ठीक है, अभी तक कितना तत्व मिला है? आई थिंक 127 या 128। ठीक है, इसके आसपास अभी तक तत्व मिला है। अब इसी तत्व में कुछ क्या है, कुछ धातु है और कुछ अधातु है, और कुछ ऐसा भी तत्व है जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें कुछ धातु है तो उस धातु के बारे में जानेंगे, उसका गुण जानेंगे, और कुछ अधातु है तो उस अधातु के बारे में जानेंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले धातु के गुण के बारे में। धातु का गुण क्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे धातु के गुण में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम लोग बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पहले 9 क्लास में जान चुके हैं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। जैसे कि हम लोग सोडियम होता है, तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके परमाणु संख्या कितना है, उसके हिसाब से परमाणु संख्या क्या होता है किसी भी तत्व का क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, उसके पास 3 चीज़ होता है, कोई भी तत्व होगा। ठीक है, तो उसके पास 3 चीज़ होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। एक परमाणु में, अगर परमाणु का हम लोग बात करें, तो परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, इसका परमाणु संख्या होता है। किसी भी तत्व का जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका उतना ही नंबर ऑफ परमाणु होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये सब हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋण आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है उसके पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि धन आवेश होता है। तो ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं। और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होता है उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो कोई तत्व होता है उसके पास क्या होता है कि नहीं पॉजिटिव चार्ज, बस देखो होता क्या है, मान लो कि सोडियम। ठीक है, तो सोडियम जो है, जो सोडियम होता है Na के पास क्या आता है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है, मतलब इसके पास 11 प्लस चार्ज है, इसके पास -11 चार्ज है। तो 11 को प्लस चार्ज, ठीक है, और 11 को माइनस चार्ज होने की वजह से क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है। मतलब 11 को प्लस 11 को माइनस होने की वजह से ये कैंसिल होकर जीरो हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है, आवेश क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। तो इस पर जीरो आवेश होने के कारण ये क्या होता है, जो कोई भी तत्व हो गया, तत्व के पास मतलब कोई चार्ज नहीं बचता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना सिर्फ ध्यान रखना है कि कोई भी तत्व होता है उसका क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, जो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो परमाणु संख्या सोडियम का क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, सोडियम का 11 होता है। इसलिए इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको 3 सेल में लिखा जाता है। देखो होता क्या है कि कोई भी, मान लो कि यहाँ पे सोडियम एक तत्व है। ठीक है, सोडियम एक तत्व है, तो इस सोडियम एक तत्व है, तो इसके एक परमाणु में कैसे तत्व फैला हुआ है। देखो, अब तत्व है तो कोई भी तत्व के पास क्या हो सकता है, बहुत सारा परमाणु हो सकता है, लेकिन इसके एक परमाणु में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे दिखाते हैं, इसके बारे में हम समझाना चाहते हैं। तो होता क्या है, बीच में क्या होता है, नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। मतलब पी से हम लोग सूचित करते हैं प्रोटॉन और न्यू से न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये सेल बोलते हैं हम लोग। ये जो होता है ये क्या होता है, सेल होता है। तो ये पहला सेल हो गया इसका ये दूसरा सेल हो गया, और इसके बाद जो सेल होता है इसका तीसरा सेल होता है।
अभी ध्यान में क्या रखना है कि जो पहला सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम हर एक सेल में पहला में सिर्फ 2, उसके बाद 8 8 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहला में 2 रख दिए तो 2 हो गया, उसके बाद 8 रख दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया, बचा कितना, 1, 11 लाने के लिए 1 बचा, तो यहाँ पर 1 रख दिए। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ऐसे ही अगर मैग्नीशियम का देखेंगे तो मैग्नीशियम में देखो, इसका मैग्नीशियम का यहाँ पर 12 होता है, गलती लिखा हुआ है, इसका क्या होता है, परमाणु संख्या 12 होता है। ठीक है, अब परमाणु संख्या 12 होता है तो इसको लिखने का तरीका क्या है, पहला सेल में 2 हो गया, फिर दूसरा सेल में कितना आना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए, तब 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया, बचा कितना, 2, तो लास्ट वाला सेल में कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अगर इसको हम लोग डायग्राम से दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का दिखाना चाहता था, बीच में क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, इसके पहला सेल ऐसे दिखाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर इसका दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 4 गैस यहाँ रख दिए, 4 को यहाँ रख दिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो इसके तीसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर वाइज दिखाने का तरीका हुआ। ठीक है, अब आएंगे एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का कितना होता है परमाणु संख्या, तो देखो होता क्या है, कुछ तत्व का परमाणु संख्या भी याद रखना होगा, इसके साथ और कोई सोल्यूशन नहीं है, हम लोग को परमाणु संख्या बहुत सारे तत्व का याद होना चाहिए। तो इसका कितना होता है, 13 होता है, तो पहला सेल में 2 हो गया, दूसरा में 8 हो गया, बचा कितना, 3, तो तीसरा सेल में 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का धातु का क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम लोग पता चल गया, जैसे 9th क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखना सीख लिए मान लीजिए। अब इसके बाद ये हम लोग धातु से क्या इसका रिलेशन है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं उसका धातु से क्या रिलेशन है, उसके बारे में ये बताया जाता है। जो सबसे बाहरी वाला कक्षा, जो अभी हम लोग सेल बोल रहे थे, इसको जैसे कि हम लोग क्या बोल रहे थे कि बीच में हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बाद वाला क्या सेल बोल रहे थे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कक्षा बोलते हैं। तो जो लास्ट वाला कक्षा होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर यहाँ बात करेंगे तो लास्ट वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो 1, लास्ट वाला, इसके लास्ट वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके लास्ट वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये क्या होता है, लास्ट वाला कक्षा होता है। तो लास्ट वाला कक्षा में कोई भी परमाणु के लास्ट वाला कक्षा में अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, लास्ट वाला कक्षा में अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वैसे तत्व, अवैसे तत्व या वैसे परमाणु, ठीक है, वैसे तत्व, वैसा तत्व जिसका लास्ट कक्षा में क्या होना चाहिए, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, जिसके लास्ट कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या मतलब है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कोई भी तत्व का क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद लास्ट कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहे या 2 इलेक्ट्रॉन रहे या 3 इलेक्ट्रॉन रहे, इसमें से कोई भी रहेगा तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो तत्व है वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। जैसे अब सोडियम हो गया, तो सोडियम के लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, इसलिए सोडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, ये धातु है। वैसे मैग्नीशियम का, इसके लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, इसलिए मैग्नीशियम को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये धातु है। वैसे क्या होगा, एल्युमिनियम का लास्ट वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, इसीलिए एल्युमिनियम को क्या बोलेंगे, ये एक धातु है। और धातु का पहचानने का तरीका हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख ले। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उसके लास्ट कक्षा में 1, 2, 3 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये धातु है। अब क्लियर हो गया, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका दूसरा गुण देखते हैं, धातु का दूसरा गुण क्या है, आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय मतलब क्या होता है, आघातवर्धनीय मतलब वैसा चीज़ जिसको देखो, अगर कोई भी धातु का सामान है, अगर उस पर क्या करेंगे, अगर कोई हथौड़ा से उस पर पीटेंगे तो उसमें से क्या होगा कि आवाज़ आए। हम लोग आवाज़ नहीं बोल सकते, मतलब क्या कर सकते हैं, अगर उसको हथौड़ा से पीटेंगे तो वो क्या होगा, टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, चादरा जैसा फैलते जाएगा। वो क्या होगा, चादरा जैसा फैलते जाएगा। मतलब अगर जैसे लोहा का कोई चीज़ ले लेते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग, लोहा को उसका हथौड़ा से मारते हैं तो क्या होता है, टूटता नहीं है, क्या होता है, चादरा जैसा वो फैलते हुए जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आघातवर्धनीय। तो अगर कोई तत्व को हम लोग लेते हैं, उस पर मारते हैं हथौड़ा से, अगर वो नहीं टूटता है, वो क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है, चादरा जैसा बन रहा है,
तो उसको उससे हम लोग को पता चलेगा कि ये क्या है, धातु है। तो ये भी एक तरीका है धातु को पहचानने का। इसमें सोना और चांदी सबसे ज़्यादा क्या होता है, आघात वर्ध होता है। सोना और चांदी क्या होता है, सबसे ज़्यादा आघात वर्ध होता है, मतलब ये ज़्यादा फैलता है, ये जल्दी टूटता है नहीं। इसको हम लोग जितना सोना और चांदी पर पीटेंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा चादरा जैसा बनना शुरू हो जाएगा। अब 3 नंबर में दिया हुआ है उष्मीय और विद्युत चालकता। तो उष्मीय और विद्युत चालकता क्या होता है, तो देखो वैसा चीज जिससे विद्युत प्रवाहित हो, जिससे विद्युत पास करे, ठीक है, वैसा तत्व जिससे विद्युत पास करे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, विद्युत चालकता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी धातु क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। सुचालक मतलब क्या, उससे विद्युत प्रवाहित हो। मान लो कि ये तार है, ठीक है, अब हर एक तार से ऐसा थोड़ी ना है कोई भी तार लगा दिया उसमें से क्या होगा, विद्युत एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा। तो अगर ये धातु का रहता है, अगर ये तार धातु का रहेगा तभी जाके यहाँ से क्या होगा, ये तार यहाँ से यहाँ तक करंट पहुँचेगा। कब, जब ये धातु का रहेगा। तो ये हो गया विद्युत का सुचालक। अब ऊष्मा का मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक रड है, ठीक है, एक रड है, अगर रड धातु का रहेगा, कोई भी एक छड़ी ले लेते हैं, ठीक है, छड़ी ही है, अगर ये धातु का रहेगा तो अगर यहाँ से हम लोग आग देंगे, इसको हीट करेंगे, मान ले यहाँ से क्या करें, कुछ जला दी है, जलाने के बाद यहाँ हीट करना शुरू कर दी, जब इसको यहाँ पे गर्म करेंगे, यहाँ पे पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये हीट क्या होगा, यहाँ से ये ऊष्मा जो ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये ऊष्मा ट्रांसफर होके यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग का हाथ क्या होता है, जलने लगता है। तो कोई भी हम लोग धातु का अगर सामान रहेगा तो क्या होगा, अगर यहाँ जलाएंगे तो यहाँ भी हाथ हम लोग का जलने लगेगा। लेकिन ये अगर अधातु रहेगा तो अगर यहाँ हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ तक ये इसका हीट नहीं पहुँचेगा, यहाँ तक इसका गर्मी नहीं पहुँचेगा। कहने का मतलब अगर लकड़ी का है, लकड़ी को अगर यहाँ गर्म करेंगे तो यहाँ पर गर्म होगा, नहीं होगा। तो लकड़ी क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, वो सुचालक नहीं होगा। लेकिन जो धातु होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। क्यों, इसलिए कि इससे यहाँ तक हीट ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, कोई भी धातु ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मीय चालकता होता है या विद्युत का चालकता होता है, इसको हम लोग सुचालक बोलते हैं। ऊष्मा का सुचालक होता है कोई भी धातु या कोई भी धातु जो मतलब कोई भी धातु। यहाँ पर एक नोट में दिया हुआ है कि जो सिल्वर होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अधिक सुचालक होता है, मतलब उससे ज़्यादा विद्युत तेजी से प्रवाहित होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा विद्युत तेजी से प्रवाहित होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखा हुआ है। और ऊष्मा भी यहाँ से हीट तुरंत यहाँ पर आ जाएगा, किस में, सिल्वर में, अगर सिल्वर का कोई भी धातु है तो ये तीसरा गुण के बारे में समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे चमक। तो होता क्या है कि हम लोग चमक का मतलब क्या हो गया कि धातु क्या होता है ना, धातु हमेशा क्या होता है, चमकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे लोहा भी, अगर एल्युमिनियम का बात करेंगे चाहे आयरन का बात करेंगे लोहा का, तो लोहा क्या है, देखेंगे हमेशा चमकता है, नहीं चमकता। लेकिन चमकने का मतलब ये है, उसको जब नया रहता है तो क्या होता है, चमकता है। या उसको काटेंगे तो जिस छोर से काट देंगे वहाँ पर देखेंगे तो वो क्या होगा, पूरा चमकता है। तो धातु, कोई भी धातु क्या होता है, उसका चमकीला होता है, वो हमेशा उसमें एक चमक रहता है। तो कोई भी धातु क्या होता है, चमकीला होता है। अब कुछ धातु हम लोग पढ़ेंगे, ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक है, ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीली तो होती है, ये भी क्या है, ग्रेफाइट और आयोडीन ये भी क्या होता है, चमकीली तो होती है, लेकिन ये क्या है, धातु नहीं है। तो इसको हम लोग अपवाद में लेकर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रेफाइट दिया हुआ है, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये क्या है, चमकीला तो है लेकिन ये क्या है, अधातु है। इसको थोड़ा सा अपवाद में याद रखना होगा आप लोग। अब हम लोग जानते हैं कठोरता। तो कठोरता क्या होता है, तो कठोरता के बारे में, कठोर मतलब क्या, ये हार्ड हो। तो धातु कोई भी क्या होता है, कोई भी धातु क्या होता है, हमेशा हार्ड होता है, उसको हम लोग इतना आसानी से पिघला नहीं सकते, ठीक है, क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, चाहे उसको उतना आसानी से हम लोग तोड़ नहीं सकते। तो धातु का पहचान ये भी है कि वो क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन कुछ अपवाद में भी आता है, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद रहता है। जैसे कि हम लोग अगर सोडियम का बात करेंगे और पोटेशियम का बात करेंगे तो ये भी क्या है, धातु है, लेकिन ये इतना मुलायम होता है कि इसको चाकू से काट सकते हैं, लेकिन और सब धातु नहीं काट सकते। जैसे कि आयरन का बात करेंगे तो आयरन क्या होता है कि हम लोग लोहा को हम लोग हाथ से छुरी से चाकू से काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो हमेशा क्या होता है, धातु अक्सर कठोर होता है, लेकिन कुछ अपवाद है जो कि कठोर नहीं होता है।
जैसे कि सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये क्या है, बहुत मुलायम होता है धातु होते हुए। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं ध्वनि। ध्वनि मतलब क्या होता है, साउंड। तो होता क्या है ना, अगर कोई भी धातु पर हम लोग हथौड़ा से मारेंगे तो क्या होगा, हमेशा आवाज़ करेगा। या दो धातु को एक साथ टकराएंगे तो टकराने से क्या होगा, आवाज़ होगा। तो धातु धातु का पहचान ये भी है कि जब धातु को हम लोग टकराते हैं एक दूसरे से तो क्या होता है, आवाज़ निकलता है, ठीक है, ध्वनि निकलता है। तो उससे भी हम लोग पहचान जाते हैं कि ये क्या है, धातु का समान, ठीक है। अब आते हैं भौतिक अवस्था में साधारणता। तो भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है कि होता क्या है ना कि कमरे के ताप पर क्या होता है, धातु हमेशा क्या होता है, ठोस होता है। जितना भी धातु आता है वो हमेशा कमरे का ताप का मतलब क्या हो गया कि हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। कमरे का ताप किसको बोलते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर जितना भी धातु होता है वो हमेशा क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो हम 9th क्लास में ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़े थे, अवस्था के बारे में। ये चीज़ तो अब फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि ठोस अवस्था क्या होता है। तो हमेशा क्या होता है, भौतिक अवस्था क्या होता है धातु का, तो हमेशा वो ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है, ये भौतिक अवस्था बताता है। लेकिन ये इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, तो मरकरी, इसको हम लोग पारा बोलते हैं, ठीक है, मरकरी इसको पारा बोलते हैं। तो ये क्या है कि ये कमरे के ताप पर भी क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। किसमें, द्रव की अवस्था के द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ये अपवाद में याद रखना है कि मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या रहता है, द्रव की अवस्था में रहता है, ठीक है। अब विद्युत धनात्मक मतलब क्या होता है उसके बारे में, विद्युत धनात्मक गुण। तो ये क्या बताता है कि एक बार इसको डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझा रहे हैं। विद्युत धनात्मक होता है अर्थात इन धातुओं में परमाणु अपने, जो भी परमाणु होता है, अपने संयोजी सेल से इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर धनायन में बदल जाते हैं। ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने से निकट की अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, कोई भी धातु रहता है, धातु क्या करता है कि हमेशा एक क्या मतलब वो क्या होता है, हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपना खो देता है। अब खोने का कारण क्या है, जैसे यहाँ पर सोडियम है, ठीक है, सोडियम के पास अभी इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इस सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11 है। अब इसमें से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जा रहा है, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा ये Na प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो होता क्या है ना, अभी हम लोग पीछे धातु का पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गुण पढ़े। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गुण में हम लोग देखे कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन था। इसको लिखने का तरीका ऐसे था, लास्ट सेल में कितना, एक इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग कैसे पहचानते हैं कि धातु है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहचानने का तरीका था कि लास्ट कक्षा में या लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सोडियम के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो होता क्या है ना, कोई भी परमाणु हो गया, कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व को हम स्टेबल कब बोलेंगे कि ये स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबलाइज मतलब स्टेबल है। तो स्टेबल हम लोग कब बोलेंगे, जब बोलेंगे जब इसके लास्ट मतलब जो लास्ट हो, मतलब इसका कहने का मतलब इसका जो लास्ट सेल हो, लास्ट कक्षा हो, वो क्या हो, पूरा फुल फिल इलेक्ट्रॉन हो। देखो फुल फिल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर सही समझना है। मान लो कि Na का लिख रहे थे, Na का पहला सेल में हम लोग पता है कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2। तो ये तो सेल पूरा फुल फिल है। अब हम लोग के पास दूसरा सेल में पता है कि मैक्सिमम हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है। अब हम लोग तीसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरा सेल फुल फिल कब होगा, जब इसमें 7 और इलेक्ट्रॉन आएगा तब। तीसरा सेल फुल फिल कब होगा, जब इसमें 7 और इलेक्ट्रॉन आएगा तब। लेकिन यही बताओ, हम लोग ये भी सोच सकते हैं ना कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं देगा, इसलिए कि 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। 7 इलेक्ट्रॉन कोई अपना यूज करके इसको देगा नहीं देगा। तो इसके पास क्या चारा बच जाता है, इसके पास सोचने के लिए अब सोचता है कि अगर मेरे पास तो कोई अब 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो ये क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका क्या हो जाएगा, एक सेल कम हो जाएगा। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और फिर दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएगा।
और लास्ट सेल हम लोग देखेंगे तो यही अब लास्ट सेल हो गया इसका। लास्ट सेल क्या हो गया, पूरा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये क्या हो गया, पूरा फुलफिल हो गया। तो हर एक परमाणु, हर एक तत्व क्या चाहता है कि मेरे परमाणु है, मेरा जो परमाणु, हर एक तत्व क्या चाहता है, मेरा जो परमाणु है उसका सेल क्या होना चाहिए, पूरा फुलफिल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन से। जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए सेल में, लास्ट सेल में उतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसीलिए क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये अपना त्याग देता है, मतलब दूसरे को दे देता है। अब देने का कारण भी समझ में आ गया कि क्यों देता है, इसलिए कि इसको और स्टेबल होने के लिए, अगर लास्ट सेल फुलफिल करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इसको कोई देगा 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इसके पास सोल्यूशन क्या बचता है कि अब ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा एगो। अगर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, तो उसके बाद ये लास्ट वाला सेल अब ये हो जाएगा, लास्ट वाला ये सेल क्या हो गया, पूरा फुलफिल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा फुलफिल आ गया। तो ये क्या हो गया, अब स्टेबल बन गया। इसीलिए क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे इलेक्ट्रॉन दे देता है इसके पास प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसके पीछे भी राज है कि प्लस चार्ज ही क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो इसके पास प्लस चार्ज क्यों आता है, तो इसका कारण है। देखो अभी हम लोग सोडियम के पास पढ़े, अच्छे से समझना है, सोडियम के पास पढ़े कि वो हम लोग अभी क्या पढ़े कि ये जो होता है क्या होता है, 11 को इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और पढ़े 11 को प्रोटॉन भी होता है, मतलब 11 को प्लस चार्ज होता है। अब देखो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितना माइनस चार्ज बचा, 10 को, प्लस चार्ज कितना है इसके पास, 11 को है, इसके पास माइनस चार्ज 10 को बचा, प्लस चार्ज 11 को बचा। तो बचेगा कितना, कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर माइनस 10 को चार्ज, निगेटिव चार्ज 10 हुआ है, तो प्लस वाला 10 को कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, एक प्लस बच जाएगा। जो एगो प्लस बच जाएगा वही क्या यहाँ पर दिखाया जाता है, Na प्लस दिखा दिया जाता है। अगर कोई ऐसा तत्व होगा जिसका 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खोने के केस में उस टाइम क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, अपना लास्ट सेल को फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, इसलिए उस पर क्या आता है, प्लस 2 को चार्ज आ जाता है। मतलब 2 को प्लस चार्ज आने का कारण क्या होता है, इसलिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका 2 अधिक हो जाता है, ठीक है, इसलिए इस पर 2 प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पर समझ में आया, सोडियम के बारे में समझाया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, तो इसलिए यहाँ पर आप प्रोटॉन की संख्या कितना 11 हुआ। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देता है तो कितना, प्लस में ही एक बच जाएगा, एक प्लस वाला ज़्यादा बचेगा, इसलिए यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ रहा है। तो ये बात समझ में आ गया कि प्लस चार्ज क्यों आ रहा है, ठीक है। पहले तो ये समझ में आया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे क्यों रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद जाने कि अपना प्लस एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका प्लस चार्ज ही क्यों आ रहा है, तो उसके बारे में भी समझ गए। अब आते हैं अगला गुण के बारे में, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं विद्युत धनात्मक गुण, इसलिए कि अपना एक प्लस चार्ज ला रहा है अपने परमाणु पे। क्यों ला रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना खो दे रहा है, मतलब दूसरे को दे रहा है। अब क्यों दे रहा है, तो अपना स्टेबल बनाने के लिए, मतलब अक्रिय, इसको हम एक शब्द आया है अक्रिय गैस, ठीक है। अक्रिय गैस के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखो अक्रिय गैस होता क्या है ना, कि इसके पास क्या होता है, ये एक गैस के टेबल में आता है, इसका पास क्या होता है कि हर एक के लास्ट सेल में पूरा फुलफिल इलेक्ट्रॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए फुलफिल उतना इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अक्रिय गैस बोलते हैं। तो ये ऐसा बनाना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन खो के, तो उसी के बारे में दिया है कि अक्रिय गैस जैसा ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। अब आते हैं घनत्व के बारे में जानते हैं। तो अब घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व मतलब घना, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो घनत्व मतलब क्या होता है, घना पर, कितना घना है, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करेंगे कोई भी धातु का बात करेंगे तो जो उसका परमाणु होता है, जो उसका परमाणु होता है, या हम लोग बोलेंगे उसका जो, हाँ परमाणु ही बोल सकते हैं। कोई भी पदार्थ का क्या होता है, सबसे छोटा कण। तो कोई भी पदार्थ होता है, हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े थे, तो कोई भी पदार्थ होता है तो उसका क्या होता है, छोटा छोटा कण होता है, ठीक है, छोटा छोटा कण होता है। ये सब हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। कोई भी पदार्थ होता है, तो पदार्थ मान लो कि ये धातु है, तो धातु का क्या होगा, छोटा छोटा कण होता है, और कणों के बीच क्या होता है, एक बल लगता है, ठीक है, अट्रैक्शन बल लगता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो बोला जाता है कि जो ठोस अवस्था में रहता है, जो ठोस पदार्थ होता है, हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े थे, इसका जो कण होता है वो क्या होता है, बहुत पास पास होता है। तो बहुत पास पास होने की वजह से इसका क्या बोलेंगे, इसका घनत्व ज़्यादा होता है। मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में रहेगा, कम जगह में ज़्यादा रहेगा,
कम जगह में ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका घनत्व ज़्यादा है। तो वैसे ही कोई भी पदार्थ है, तो मान लो कि पदार्थ है जो वो धातु का है, ठीक है, पदार्थ कोई भी है तो क्या है, धातु का है। तो धातु में अगर बहुत इसका जो कण है बहुत पास पास रहेगा, ठीक है, इसका जो कण है बहुत पास पास रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब पास पास रहता है तभी जाके क्या होता है, ये ठोस अवस्था में रहता है। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में रहता है। तो ठोस अवस्था में रहेगा तो इसका जो इसका कण होगा वो क्या होगा, बहुत पास पास रहेगा। और जब पास पास रहेगा तो क्या होगा, इसका घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब इस चीज़ को याद रखना है कि धातु का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। उच्च मतलब क्या, ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा भी कुछ कुछ धातु है जिसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, तो उसको हम लोग अपवाद में याद रखते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है पर जो टाइप किया गया है तो गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये सब क्या है, ये सब का धातु का क्या होता है, घनत्व निम्न होता है, मतलब कम होता है। अब देखो घनत्व ज़्यादा होने की वजह से इसका क्या होता है कि मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघलता है, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तब जाके ये सब पिघलता है जो भी धातु होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग जो धातु का गुण पढ़ रहे थे, ठीक है, अलग अलग प्रकार का। अब हम लोग धातु का जो होता है रासायनिक गुण के बारे में, अभी तक हम लोग भौतिक गुण के बारे में जान रहे थे। जो धातु का भौतिक गुण होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे। अब रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो रासायनिक गुण का पढ़ने का तत्व यही होता है, मतलब यही होता है कि रासायनिक गुण इसके पास आता कैसे है। तो रासायनिक गुण आने की वजह है कि ये क्या होता है कि ये अपना मतलब ये क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रहती है। क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब विद्युत धनात्मक गुण इसके पास होता है। क्या होता है, इसके पास विद्युत धनात्मक गुण होता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई ना कोई इसका इलेक्ट्रॉन तो लेगा, जैसे ही लेगा तो कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कुछ ना कुछ रासायनिक गुण इसके पास होगा। देखो रासायनिक गुण होता कैसे है, तो रासायनिक गुण मतलब क्या होता है, किसी के साथ अभिक्रिया करना, तब तो कुछ ना कुछ रासायनिक गुण बनता है। तो रासायनिक गुण बनने का कारण क्या है कि इसके पास विद्युत धनात्मक गुण होता है। क्या होता है, विद्युत धनात्मक गुण होता है, जिसको वजह से क्या होता है कि यह अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, ठीक है, खो देता है। इलेक्ट्रॉन खोने के चलते ये अब जब इलेक्ट्रॉन खोएगा तो कोई ना कोई दूसरा तत्व होगा जो इसका इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके साथ क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसका कुछ ना कुछ रासायनिक गुण होगा। तो वो उसी के बारे में हम जानेंगे कि किसके साथ किसका अभिक्रिया, इसके मतलब धातु का अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है, धातु के अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या होता है। और भी पढ़ेंगे धातु की अभिक्रिया अगर जल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, अगर धातु की अभिक्रिया अगर अम्लों के साथ कराते हैं तो क्या होता है। ये सब के बारे में हम जानकारी लेंगे कि इसके साथ अभिक्रिया होने पर क्या होता है आखिरकार। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग, ठीक है। तो धातु का अगर कोई भी धातु का अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। तो ऑक्सीजन के साथ कराने से क्या होगा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपाउंड बनाएगा उसके लास्ट में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको सबसे पहला यही चीज़ हो गया इसका टर्म कि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो हम लोग पहला अगर एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या है, सोडियम ले लिए, ठीक है। अगर सोडियम को ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2 से लिखते हैं, इस बात को भी पता होना चाहिए। तो अभिक्रिया हम लोग लिखने का पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। तो सोडियम का ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, सोडियम मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, इसका नाम क्या है, सोडियम मोनोऑक्साइड बनता है। तो ये सोडियम मोनोऑक्साइड बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है तो लास्ट में ऑक्साइड आ रहा है तो सोडियम मोनोऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है धातु के ऑक्साइड, अगर ये जो ऑक्साइड बना अगर इसको भास्मिक, ये क्या होता है, जो ऑक्साइड बना ये कौन सा, इसका नेचर क्या है, भास्मिक है, ठीक है, इसका नेचर क्या है, भास्मिक है। हम लोग क्या पढ़े थे, अम्ल और भस्म में पढ़े थे, तो अम्ल भस्म। तो जब ये क्या है भस्म होगा तो इसका गुण क्या हो जाएगा, ये भास्मिक हो जा रहा है, तो ये क्या है, भास्मिक है। जिसके जो ये ऑक्साइड बन रहा है ये क्या है, भास्मिक है। कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर
क्षार भी बनाता है। तो कुछ ऑक्साइड क्या होता है, क्षार भी बनाता है। क्षार के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो 3 चीज डिटेल में पिछले चैप्टर में ही हम लोग पढ़े थे। क्या, किसके बारे में, तो भस्म, क्षार और भस्म को क्या है, लवण बोलते हैं हम लोग। क्या एक और नाम से इसको जानते थे, लवण बोलते हैं। ठीक है, भस्म को क्या बोलते हैं, सॉरी लवण किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पिछले चैप्टर में कौन कौन सा पढ़े थे, अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, तो लवण को जो क्षार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। तो इसको बाद इसका नाम भी याद रखना है। जो क्षार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। तो भास्मिक मतलब भस्म हो गया। ठीक है, तो इसको तो पता चल गया कि कोई भी धातु होगा अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराता है तो क्या बनेगा, भास्मिक। उसका नेचर कैसा होगा, भास्मिक बनेगा। ठीक है, लेकिन इस बात को भी याद रखना है, वो भास्मिक बनेगा लेकिन वो क्या आएगा, ऑक्साइड आएगा। ठीक है, अगर वही ऑक्साइड को हम लोग पानी के साथ अभिक्रिया करा दें, जो ऑक्साइड बना, ठीक है, जो भस्म में बना, जो भास्मिक बना, उसको अगर पानी के साथ अभिक्रिया करा दे तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर पानी में उसको घुला दे तो क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा। क्षार को ही क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी तत्व है, ऐसे भी धातु है। अब देखो ये सब जो ऑक्साइड बना है ये क्या होता है, धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये सब क्या है कि ये सब क्या धातु के साथ अभिक्रिया करके ये सब बना है। ठीक है, इसका अगर गुण बोलेंगे तो इसका गुण दोनों होता है, अम्लीय भी होता है और भास्मिक भी होता है। तो ये कुछ ऐसा भी गुण है जो कि अम्लीय भी है और भास्मिक भी है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, कुछ इसका गुण अम्लीय भी है और भास्मिक भी है, दोनों गुण रहते हैं। तो कुछ तो हम लोग देखें जब सोडियम के साथ कराया तो इससे भास्मिक बना, लेकिन अगर एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया करा रहे तो इसका इसमें दोनों गुण आ रहा है, अम्लीय भी और भास्मिक भी आ रहा है। जब दोनों गुण आता है, अगर ऑक्सीजन के साथ धातु का अभिक्रिया कराने पर अगर दोनों गुण आ रहा है, अम्लीय और भास्मिक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड, द्विधर्मी ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, द्विधर्मी, इसको द्विधर्मी है। ठीक है, द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सोडियम पोटेशियम धातु कमरे के ताप पर ही वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है। होता क्या है ना कि हर एक धातु का अलग अलग भी पहचान होता है। अब ये धातु को हम लोग क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, तो ये आसानी से अभिक्रिया नहीं कर रहा था। इसके लिए हम लोग कुछ गर्म वगैरह भी करना पड़ता है, तब क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन कुछ ऐसा भी धातु है कि उसको कमरे के ताप पर रखेंगे ही तो क्या होगा कि उसके हवा का जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ अभिक्रिया कर जाएगा। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे ये धातु क्या होता है कि तुरंत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो भास्मिक ऑक्साइड बनाता है। अब देखो तो ऐसा होने का कारण क्या है कि ये जो सोडियम और पोटासियम है ना, इसका क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है। हम लोग क्रियाशीलता भी देखे थे, धातु का क्रियाशीलता पिछले चैप्टर में। तो क्रियाशीलता ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, तुरंत रिएक्शन कर जाता है, मतलब तुरंत उसके साथ अभिक्रिया कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रियाशीलता इतनी तेज़ी से होती है कि वायु में खुला छोड़ने पर यह क्या होता है, जलने लगता है। मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने का मतलब क्या है, जलना ही। ऑक्सीजन क्या होता है, एक जलाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने का मतलब ये जलने लगता है। ठीक है, इसी कारण से सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अब सोडियम पोटेशियम क्या होगा, ऐसे अगर रख देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगेगा, तो उससे क्या होगा, हानि होगा बहुत सारे चीज़ों का। इसलिए उसको क्या किया जाता है, किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब देखो जल के साथ अभिक्रिया करने पर, धातु का अगर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा। देखो जल के साथ जब भी अभिक्रिया करेंगे तो विभिन्न धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। जैसे ही कोई धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो कुछ धातु देखो, अब जल के साथ अभिक्रिया करने का मतलब हो गया कि एक तो हो गया नॉर्मल जल, ठंडा जल, और कुछ हो गया गर्म जल। तो हर एक धातु अलग अलग जल पे अभिक्रिया करता है। कुछ धातु क्या होता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है,
कुछ धातु ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है, और कुछ धातु ऐसा भी होता है नहीं गर्म जल से नहीं ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। तो उस केस में क्या होता है कि कुछ धातु को जो जल का जो भाप होता है ना, भाप वाष्प, उसके साथ अभिक्रिया करता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जो ज़्यादा अभिक्रिया, जिसका अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होता है, जिस धातु का अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होता है वो ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेता है। जैसे कि अगर सोडियम का बात करेंगे तो सोडियम आसानी से ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है, NaOH। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि होता क्या है कि कुछ धातु तो ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेता है और कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो वैसे ही मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम क्या होता है कि हमेशा ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, जो मैग्नीशियम होता है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम कैसे अभिक्रिया करता है पानी के साथ, तो जब पानी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, भाप बन के निकलेगा, उस भाप के साथ क्या होता है, मैग्नीशियम का अभिक्रिया होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो इस यहाँ तक तो हो गया कि ये समझ में आ गया कि जल जो है, जल के साथ कभी भी धातु का अभिक्रिया कराएंगे तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ ठंडा जल के साथ ही हर एक का अभिक्रिया हो जाएगा। कुछ तो होगा कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया होगा, कुछ ऐसा भी होगा कि गर्म जल और ठंडा जल दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं हो, लेकिन उसके भाप, जो भाप बनेगा, ठीक है, उसके भाप के साथ अभिक्रिया कर जाए। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ से तीन चीज़ निकलता है कि अगर धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ तो धातु क्या होगा, जल ठंडा जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा, कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, कुछ धातु क्या होगा कि उसको उसके भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। तो जो ठंडा जल के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है उसका हम लोग क्या बोलेंगे, उसका क्रियाशीलता ज़्यादा है। तो अगर हम लोग जल का बात करेंगे तो जल में अगर जल के हिसाब से देखेंगे तो धातु का क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा किसका होता है, सोडियम का होता है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर। तो ये सब अभिक्रिया करता है। देखो कॉपर तो ऐसा है कि जल के साथ अभिक्रिया ही जल्दी नहीं करता, बहुत दिन छोड़ने के बाद जल के साथ धीरे धीरे बहुत स्लोली अभिक्रिया करता है कॉपर के साथ। इस बात को भी ध्यान में रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। अभी भी धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा उसके बारे में जानते हैं। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया हुआ धातु का, धातु प्राय अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, H2O मुक्त करता है। तो देखो धातु जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो इससे भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। इससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसका भी कुछ कुछ ऐसा नहीं है, जैसे कि धातु, जैसे कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर दिए तो हाइड्रोजन गैस जितना चाहे उतना निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। देखो कभी भी अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बहुत स्लोली ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग पार्ट होता है। इसमें अगर बात करेंगे तो अगर मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम का ज़्यादा इसमें क्रियाशीलता होता है, किसके साथ, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होता है। उसके बाद होता है एल्युमिनियम का होता है, उसके बाद होता है जिंक, उसके बाद होता है कॉपर। अगर कॉपर को कोई भी अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा कि बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, मतलब स्लोली होगा कहने का मतलब। लेकिन अगर मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो तुरंत क्या होगा, उसके साथ ऑक्सीजन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर यही चीज़ बताया गया। अब रह गया आगे की अधातुओं के गुण के बारे में पढ़ना है। अधातु के गुण, अधातु को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टडी करेंगे। तो अभी तक हम लोग धातु के बारे में जाने, धातु का रासायनिक गुण के बारे में जाने, ठीक है, धातु को हम लोग कैसे पहचान कर सकते हैं इसके बारे में जाने। तो अगले क्लास में हम लोग अधातु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो एंड कर रहे हैं। थैंक यू।